हेलो डियर स्टूडेंट, एचबी ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स करने जा रहे हैं। ओपन स्कूल अर्थशास्त्र ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इसके पहले आप उसको ज़रूर देखना, पार्ट 2 वीडियो, ठीक है। प्रश्न 1 से लेकर 19 तक पार्ट 1 में है और प्रश्न 20 से लेकर 27 तक जो है पार्ट 2 में है। आप लोगों को 2000 जो पिछले साल जो मॉडल पेपर 3 सेट जारी किया गया था 2022-23 में, और इस साल जो 2023-24 इस साल का, ये दोनों साल का वीडियो आपको ढूंढकर देख लेना है, क्योंकि जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं बच्चे उनको वीडियो पहले ही भेज दिया गया है 22-23 का, ठीक। ये दोनों को देखेंगे तो पूरा आपका 100% प्रश्न आना है। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारकों को लिखिए। तो है यहाँ पर है मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक उपभोक्ता की आदत व स्वभाव, उपभोक्ता के रहन सहन का स्तर। तीसरा है वस्तु पर उपभोक्ता की आय का व्यय किए जाने वाला। तो उपभोक्ता की आदत और स्वभाव का मतलब होता है जिन वस्तुओं के प्रयोग की उपभोक्ता को आदत पड़ जाती है उनकी मांग सामान्यतः बेलोचदार होती है, ठीक है। उपभोक्ता के रहन सहन का स्तर, रहन सहन के स्तर का प्रभाव मांग की मूल्य सापेक्षता पर अधिक पड़ता है। इसके बाद है चौथा पॉइंट, उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति। मांग की मूल्य सापेक्षता उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति से भी प्रभावित होती है। हास मान सीमांत उपयोगिता नियम की मान्यताएं लिखिए, कोई 4। तो हास मान नियम की उपयोगिता निम्नलिखित है। पहला है वस्तु की विभिन्न इकाई समरूप अर्थात इनके आकार, किस्म व स्वाद आदि में कोई अंतर नहीं है। दूसरा है वस्तु की इकाई के उपभोग के बीच समय अंतराल नहीं रहता। तीसरा है वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग के दौरान उपभोक्ता की मानसिक स्थिति, रुचि, फैशन आदि में परिवर्तन नहीं होता। मांग के नियम का उल्लेख निम्नलिखित चित्र के द्वारा कीजिए। तो मांग का नियम है, यदि मूल्य 1 रुपये हो तो मांगी गई मात्रा इकाई में बढ़ जाती है। मतलब अगर कम दर हो तो उस वस्तु की मांग ज़्यादा होती है। जैसे जैसे उसकी मूल्य बढ़ती जाती है मांग घटता जाता है। जैसे कि आप इस टेबल पर आप इसको स्वयं बना सकते हैं। 1 रुपये था तो 10 लोग उसका मांग कर रहे थे, 2 रुपये बढ़ा तो 8 लोग घट गया। देखिए 3 रुपये इधर कीमत में वृद्धि हो रहा है, यहाँ पर मांग डिमांड जो है कम होते जा रहा है, ठीक है। तो यही मांग के नियम का चित्र के सहित व्याख्या करना है, देख लीजिए। तो मांग का नियम यह बताता है कि यदि वस्तु का मूल्य जैसे जैसे बढ़ते जाती है उसकी मांग जो है घटते जाती है, और यदि वस्तु की मूल्य जो है घटते जाती है तो मांग उसका बढ़ते जाता है, ठीक है। रेखा चित्र के द्वारा भी आप इसको समझ सकते हैं, ठीक। निम्न आंकड़ों से राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। अचल उपभोग 50, नियोजक का सामाजिक सुरक्षा में योगदान 75, ठीक है। उसका सूत्र होता है वेतन व मजदूरी को जोड़ना है, नियोजक का सामाजिक सुरक्षा में योगदान को जोड़ना है, ब्याज को जोड़ना है, किराया को जोड़ना है, लाभांश, निगम कर और अवितरित लाभ। तो इससे राष्ट्रीय आय की गणना हो जाती है। 2 क्षेत्र वाली अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह को समझाइए। तो हम एक साधारण काल्पनिक अर्थव्यवस्था शुरू करते हैं जहाँ केवल 2 क्षेत्र, घरेलू और व्यवसाय। घरेलू क्षेत्र उत्पादन के सभी कारकों यानी भूमि, श्रम, पूंजी का मालिक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि आपको प्रश्न को समझकर जाना है ताकि आप लिख सके। इसके बाद अथवा है आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना के प्रमुख सोपानों को समझाइए। तो आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय गणना के प्रमुख सोपान निम्नानुसार है। इस विधि के अनुसार वर्ष भर में सभी उत्पादक साधनों द्वारा अपनी सेवाओं के माध्यम से अर्जित आय का योग कर राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। सबसे पहले, फिर दूसरे चरण, तीसरे चरण करके सब चरण दिया हुआ है, उसको आप लोग को नोट कर लेना है, ठीक है। और इस चरण के अनुसार आपको उसको समझाना है। इसके बाद प्रश्न 22 है राजकोषीय नीति के कौन से घटक है। तो पहला है सरकारी प्राप्तियां, दूसरा है सरकारी व्यय, तीसरा है भारत के लोक लेखा। सरकारी प्राप्तियां कर, ब्याज और निवेश पर आय उपकर प्रदान की गई सेवाओं के लिए अन्य प्रतिरूपों के रूप में सरकार की आय को पूरी तरह से सरकारी प्राप्तियों के रूप में जाना जाता है। सरकारी प्राप्तियों को 2 समूह में बांटा गया है, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां, पूंजी प्राप्तियां।
प्रभावी मांग से आप क्या समझते हैं, रेखा चित्र के द्वारा समझाइए। सबसे पहले तो आप लोगों को प्रश्न याद होना चाहिए। आप लोग प्रश्न को अच्छे से पढ़ते नहीं, फिर वहाँ पर जाकर कंफ्यूज होकर गलत उत्तर को लिखकर आ जाते हो। तो प्रश्न आपको याद होना चाहिए ना, ठीक, तब सही उत्तर लिख पाओगे। तो प्रभावी मांग उपभोक्ताओं की विभिन्न कीमतों पर सामान खरीदने की इच्छा और क्षमता को दर्शाती है या उन वस्तुओं की मात्रा को दर्शाती है जो उपभोक्ता वास्तव में खरीद रहे हैं। चित्र सही समझाना है। इसके बाद है, देखिए, उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम का उल्लेख कीजिए। तो उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम, इस नियम के प्रतिपादक प्रोफेसर कीन्स है। इस नियम के अनुसार जैसे आय बढ़ती है उपभोग भी बढ़ता है। अब जैसे जैसे भाई व्यक्ति ज़्यादा पैसा कमाने लगता है, उसकी आय बढ़ती है, तो उसके द्वारा वस्तुओं का उपभोग अधिक से अधिक होता है। वह अनेक प्रकार के फैशन वाले चीज़ों को खरीदना चाहता है, अपने घर को सजाना चाहता है, अपने घर को अच्छा बनाना चाहता है, तो अनेक प्रकार की किस्मों को खरीदेगा। ठीक है, तो यही इसमें समझाना है आपको दोस्तों। मैंने शॉर्ट में समझा दिया आप लोग को, ठीक, इसलिए पूरा वीडियो को देखा कीजिए ताकि आप समझकर खुद ही लिख सकें। प्रश्न 23 है, बजटीय नीति के उद्देश्य को समझाइए कोई 4। तो बजटीय नीति क्या है, देख लीजिए। आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन करना, जैसे बजट जब बनता है तो लोगों को रोजगार कैसे मिले, उसके लिए विभिन्न प्रकार के उद्योग है, इस्पात है, आय एवं संपत्ति की असमानताओं को कम करना, ये सब पॉइंट है। रोजगार के अवसर प्रदान करना, मूल्यों में स्थिरता लाना, भुगतान संतुलन घाटे को करना, ये सब को आपको लिखना है। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में 4 अंतर लिखिए। तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में 4 अंतर निम्नलिखित है। प्रत्यक्ष कर को करदाता दूसरे पर नहीं टाल सकता, जबकि अप्रत्यक्ष कर का भार व्यक्ति द्वारा और भार का वहन दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाता है। प्रत्यक्ष कर आय एवं संपत्ति पर लगाया जाता है, अप्रत्यक्ष कर वस्तु और सेवाओं पर लगाया जाता है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। केंद्रीय बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित कार्य है, करेंसी नोट जारी करना, बैंकों का बैंक होता है ये, ठीक है। सरकार का बैंकर है ये, सरकार के स्वर्ण भंडार और विदेशी विनिमय कोष का संरक्षक है। प्रश्न 24 है, सांख्यिकी के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो तथ्यों की तुलना करना, व्यक्तिगत अनुभव व ज्ञान में वृद्धि, नीतियों के निर्धारण में सहायता करना, ये सभी पॉइंट को आपको लिखना है। सांख्यिकी दूसरे विज्ञानों के नियमों की जांच करती है। 5वां तथ्यों का अनुमान एवं पूर्वानुमान करती है। सांख्यिकी की परिभाषा देते हुए इसकी विशेषता लिखिए। तो होरेस सेक्राइट के अनुसार समंक तथ्यों के उन समूहों को कहते हैं जो अनेक कार्यों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं, जो अंकों में प्रकट किए जाते हैं, यथोचित शुद्धता के, जिनका आकलन या अनुमान लगाया जाता है। सांख्यिकी की विशेषताएं। तो सांख्यिकी की समंकों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। समंक तथ्यों के समूह होते हैं, समंक संख्यात्मक रूप में व्यक्त होते हैं, समंक एक दूसरे से संबंधित होते हैं। मैं मेन पॉइंट को पढ़ते जा रहा हूँ क्योंकि समय कम होता है। आधा घंटा का वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि आप लोग देखते नहीं हो आधा घंटा का वीडियो। मध्यिका की उपयुक्त परिभाषा दीजिए। तो मध्यिका की परिभाषा है और इसके गुण स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना, क्योंकि अब मुझे प्रश्न दिखाना है। मैंने बहुत सारे प्रश्न एक्सप्लेन कर दिया। निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक की गणना कीजिए। तो बहुलक के लिए आप लोग को एक फार्मूला सूत्र लगाना पड़ेगा। पहले से स्क्रीनशॉट करो इस सवाल को ताकि आप बाद में भी इसको सॉल्व कर सको। मैंने इसको कॉपी पेन में सॉल्व कर दिया है, देख लीजिए। ऐसा फार्मूला रहता है L1 + F1 - F0 2F1। 10वीं क्लास के मैथ्स के बुक में होता है ये, आप लोग देख सकते हो। अधोलिखित आंकड़ों से व्यक्तियों की आयु मध्यिका का आकलन कीजिए। तो मध्यिका का हल करना है, ये गाइड से है आपका, स्क्रीनशॉट करके नोट कर लें। भारत ने योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कौन सी व्यूह रचना अपनाई और क्यों? इस स्क्रीनशॉट करते जाइए। प्रश्नों को जरूर पढ़ना है ध्यान से, क्योंकि भाई आप लोग प्रश्न पढ़ के जाओगे नहीं, उत्तर कैसे लिखोगे, है ना। वहाँ पर प्रश्न फंसता है, आप लोग समझते नहीं, फिर छोड़ के आ जाते हो, फिर कमेंट करते हो कि सर बहुत सारा प्रश्न नहीं आया था। अरे सभी प्रश्न आया हुआ है। भारत में आर्थिक नियोजन की उपलब्धियों को वर्णन कीजिए। तो आर्थिक समृद्धि में उपलब्धियाँ, आधारिक संरचना का सृजन, शिक्षा में विकास,
ये सबको नोट कर लीजिए पॉइंट को। प्रश्न 27 से नीचे दिए गए कारखाने में 20 कामगारों की साप्ताहिक मजदूरी दिया गया है, तो औसत आय की गणना करना है। तो समांतर माध्य का सवाल है, औसत आय। निम्न आंकड़ों का चतुर्थक विचलन ज्ञात कीजिए। ये चतुर्थक विचलन ज्ञात करना है, स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए। इसके बाद ये प्रश्न लगातार रिपीट हो रहा है 2021, 22, 23 में, है ना। एक सौंदर्य प्रतियोगिता में 2 जजों द्वारा दिए गए अंकों के, ये आपकी गाइड में है, नवबोध प्रबोध में ढूंढ लीजिएगा इसको। स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं आप, है ना। इसके बाद है निर्देशांक सूचकांक की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। ठीक है, तो जैसे मैं बताया पिछले साल का भी वीडियो ढूंढकर सेट A, B, C तीनों को पढ़ लेना है ताकि पूरा प्रश्न फंसे। ठीक, धन्यवाद।